हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जी हाँ बच्चों, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा इजी वे के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का यह टॉपिक पूरी तरीके से यहीं पर ही तैयार हो जाए। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। यदि आप लोग अपनी नोटबुक या एनसीईआरटी साथ में लेकर नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, जैसे जैसे मैं आप लोगों को यहां पर समझा रहा हूं। चलिए बच्चों, बिना टाइम गवाए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत कर देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। शॉर्ट में क्या कहोगे? ईटीसी। शॉर्ट में क्या कहेंगे? ईटीसी। हो गया इतना क्लियर? ध्यान रखना, ईटीसी यह क्लास 11th का है। क्लास 11th का जो क्लास 11th का टॉपिक है, जो कि यदि आपके पास में पुराने वाली एनसीईआरटी है तो आप चैप्टर 14 जो कि आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला जो चैप्टर है वो निकाल लीजिए। यदि आपके पास में नई वाली एनसीईआरटी है तो आप जो चैप्टर जो 12 आपका, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, वो निकाल लीजिए। उसी के अंदर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। बिल्कुल बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि ईटीसी क्या होता है। ईटीसी समझने से पहले आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यदि आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है तब तो आप इस टॉपिक को इजीली कवर कर लोगे। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों का क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आने ही वाली है। बिल्कुल बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोग पढ़ते क्यों है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को यह समझ में आ सके कि एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है, जो कि हम लोग जब तक हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक हम लोगों को ईटीसी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझाने की कोशिश करता हूं। उसी के बाद हम लोग ईटीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे निकल चलते हैं। बिल्कुल बच्चों, देखिए इधर सबसे पहले मैंने बनाई है यहां पर एक सेल। ये क्या है बच्चों? सेल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सेल होती है, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं? सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ बच्चों? इस पूरे में भरा हुआ साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है एक सेल ऑर्गेनली। झुक 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 चल रहा है भाई, झुक 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 चल रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे मुन्ना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है। एक बाहर की मेम्ब्रेन होती है, इसे कहेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस अंदर वाले को कहेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक स्पेस दिख रहा होगा। इस स्पेस को कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे? इंटर
मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहेंगे मुन्ना? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वह कंटिन्यू नहीं होती है, बल्कि वह फोल्डिंग स्ट्रक्चर में पाई जाती है, फोल्डिंग फॉर्म में पाई जाती है, ऐसे फोल्ड बनाती है। ठीक है, इन फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा, यदि देखो सिंगल को क्रिस्टा कहेंगे, इस पूरी लाइनिंग को एक साथ क्या कहेंगे बेटा? इस पूरी लाइनिंग को एक साथ कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। वैसे जो सिंगल फोल्ड जो बन रहे हैं यहां पर, इन सिंगल फोल्ड को क्या कहते हैं? क्रिस्टा कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? जो क्रिस्टा होते हैं, इसी क्रिस्टा पर ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स होती है। कहने का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं। आप लोगों को दिख रहे होंगे, देखो मैं सभी पे नहीं बना रहा, मैंने यहां बना दिए। ऐसे ही डॉटेड स्ट्रक्चर आप लोगों को इधर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इन डॉटेड स्ट्रक्चर को कहेंगे ईटीसी। क्या कहेंगे? ईटीसी। और ईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो कहने का मतलब है कि जो ईटीसी है सिंपली एक प्रोटीन की चेन होती है, जो कि आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर देखने को मिलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का जो पार्ट है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसे आप लोग मैट्रिक्स कहते हो। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। इसी मैट्रिक्स के अंदर एक साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल? वो साइकिल चलेगी? वो साइकिल नहीं चलेगी इसमें चलेगी क्रेब्स साइकिल। ओह सर, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके घर की साइकिल नहीं चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी क्रेब्स साइकिल चलती है। ठीक है, अब सुनो मजेदार बात कि जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं मैं, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर पाया जाता है ग्लूकोज। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज होता है। यह ग्लूकोज आगे चल के बनाएगा पायरुवेट। क्या बनाएगा? पायरुवेट बनाएगा। और इसके कितने मोल बनेंगे? 2। इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ध्यान रखना, ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगा? ग्लाइकोलाइसिस। याद रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो ग्लूकोज होता है यह पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। यह पायरुवेट आगे चलकर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। एंटर करने के बाद में क्रेब्स साइकिल बनाती है, NADH का फॉर्मेशन करेगी, FADH का फॉर्मेशन करेगी, CO2 का फॉर्मेशन करेगी और साथ में ATP का फॉर्मेशन करेगी। हो गया, पायरुवेट आगे चलकर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और क्रेब्स साइकिल आगे चलकर NADH, FADH, CO2 व ATP का फॉर्मेशन करती है। यहां पर ध्यान रखना बच्चों कि जो NADH होता है और जो FADH होता है, दोनों के दोनों एंटर करते हैं ETC के अंदर। दोनों के दोनों किस में एंटर करेंगे बच्चों? ETC में। जैसे ही दोनों के दोनों ETC में एंटर करते हैं, ETC इनसे बनाएगा ATP। क्या बनाएगा इनसे? ATP। तो सर क्या NADH और FADH में क्या ATP छिपी हुई होती है? बिल्कुल बच्चों, ध्यान रखना, 1 NADH will equal to 3 ATP and 1 FADH equal to 2 ATP। ध्यान रखना, एक NADH से आप लोगों को ATP के 3 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं और एक FADH से आप लोगों को ATP के 2 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं। इस तरीके से बच्चों आप लोगों का जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है बच्चों,
यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बिल्कुल ले लीजिए, ताकि आप लोग इजीली नोट्स बना सके। ठीक है बच्चों, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग अपने देखो, अब हम लोग बात करेंगे ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अब हम लोग बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों का जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं ईटीसी के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ते हैं। यदि आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर कवर नहीं हुआ है, कोई डाउट आ रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं वापस से इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ईटीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं ईटीसी के बारे में, पढ़ते हैं कि ईटीसी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती क्या है। आपको ये सबसे बाहर की कवरिंग दिख रही होगी, इसे कहेंगे आउटर माइटो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अभी आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की क्लास लगाई है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। तो डर क्यों रहे हो भाई इतना, ये वही मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ही है, कुछ अलग है नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ये दिख रही है, ये दोनों बीच वाली लाइन, ये पूरी की पूरी आपकी यहां से लेके यहां तक, ये पूरी की पूरी आपकी रहेगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कौन सी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को सर दो लेयर से क्यों रिप्रेजेंट किया है? तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेम्ब्रेन होती है यह बायलेयर होती है, लिपिड की दो लेयर से मिलकर बनी होती है। तो यह लिपिड की दो लेयर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, ये पूरी की पूरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। तो इसके बीच में खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये खाली जगह, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहेंगे इसे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। हो गया तो क्लियर। बात करें आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके बाद में क्या आएगा? मैट्रिक्स। क्या आएगा बच्चों? मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या गया? मैट्रिक्स आ गया ना। और मैट्रिक्स के अंदर कौन सी साइकिल चल रही थी? मैट्रिक्स में कौन सी साइकिल चल रही थी? कौन सी? देखो इधर मैट्रिक्स में चल रही थी आपकी क्रेब्स साइकिल। बताइए, ये आपका मैट्रिक्स आ गया नीचे वाला, और इस मैट्रिक्स में कौन सी साइकिल चल रही है? आपकी क्रेब्स साइकिल चल रही है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल से कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे? क्रेब्स साइकिल से आप लोगों को NADH, FADH, CO2 व ATP ऑप्टेन हो रहा था। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे मैं बात करूं NADH हो गया, FADH हो गया, ATP, CO2, ये सब कुछ आप लोगों को कहां से ऑप्टेन हो रहा था? क्रेब साइकिल से ऑप्टेन हो रहा था। अभी मैं बात कर लेता हूं जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन से बने हुए 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ये फिर इसका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इसका सेकंड हो गया,
ये इसका सेकंड हो गया। थर्ड थोड़ा सा नीचे होता है ऐसे। ये इसका थर्ड हो गया। ये इसका फोर हो गया। ये इसका फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। तो यहां मैं लिख रहा हूं ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना बच्चों, इसे आप लोग थर्ड कॉम्प्लेक्स कहोगे, इसे सेकंड कॉम्प्लेक्स कहोगे, इसे फोर और इसे फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आप लोगों को 5 कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं जो कि सिंपली प्रोटीन से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यहां पर जो क्रेब्स साइकिल से क्या बना है? NADH बना है। यह NADH सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाएगा, जाने के बाद में NADH आगे चलकर NAD में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? NADH आगे चलकर NAD में कन्वर्ट होगा। जब यह NAD में कन्वर्ट होता है तब NADH से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। NADH जब NAD में कन्वर्ट होता है तब NADH से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जो कि सबसे पहले FMN फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड के पास में पहुंच जाते हैं। तो NADH से इलेक्ट्रॉन निकले जो किसके पास पहुंच गए? FMN के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद में FMN से इलेक्ट्रॉन जाएगा FeS के पास में, आयरन सल्फेट के पास में। NADH किस में कन्वर्ट हो गया? NAD में कन्वर्ट हो गया। जब NADH NAD में कन्वर्ट होता है तब कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जो कि सबसे पहले FMN के पास में जाते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन FeS के पास में। कहां जाएंगे? FeS के पास में। यहां तक क्लियर हो गया? ध्यान रखना, जब NADH NAD में कन्वर्ट होता है तब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलता है, बल्कि यहां से कुछ हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है, जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं। FeS के पास में भी क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं जो कि NADH से आए हैं। FeS अपने इलेक्ट्रॉनों को यूबिक्विनोन, FeS के पास में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वे यूबिक्विनोन के पास में पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना, यूबिक्विनोन को आप सिंपली Q से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए? यूबिक्विनोन के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद में आप लोग मुझे बताइए, यूबिक्विनोन अभी कैसा हो चुका है? यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो कहीं ना कहीं यूबिक्विनोन आपका नेगेटिव हो चुका है। तो यूबिक्विनोन को ये बात पसंद नहीं आती है। यूबिक्विनोन कहता है कि भाई साहब मैं नेगेटिव नहीं रह सकता, मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो यूबिक्विनोन क्या करेगा? आपका जो मैट्रिक्स होता है इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो यूबिक्विनोन तो आपका जो यूबिक्विनोन है वह हाइड्रोजन से जुड़ता है और क्या बनाएगा? देखो आप चाहो तो इसको यूक्यू से लिख सकते हो, यूक्यू, ठीक है, यूबिक्विनोन। तो आगे चलकर क्या बन जाएगा इससे? UqS2। क्या बन गया? UqS2। क्यों बना UqS2? क्यों बना? क्योंकि यूबिक्विनोन ने किसके साथ जुड़ गया? हाइड्रोजन से जुड़ गया। जुड़ने के बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? UqS2 में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद में अब यहां पर जो यूबिक्विनोन है ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और किसमें फेंक देगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देगा। आप लोग मुझे बताइए, क्या यूबिक्विनोन के पास में इलेक्ट्रॉन भी थे? बिल्कुल सर, यूबिक्विनोन के पास में इलेक्ट्रॉन भी थे जो कि आयरन सल्फेट FeS से आए थे। तो मतलब कि यूबिक्विनोन ने हाइड्रोजन तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर फेंक दिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन और भी है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच जाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर। पाया जाता है कि
साइटोक्रोम बी। क्या पाया जाता है? साइटोक्रोम बी। तो यूबिक्विनोन के जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम बी के पास पहुंच जाएंगे। पहुंच गए, पहुंचने के बाद में साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C1। किसके पास में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम सी के पास में जाएंगे। साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? साइटोक्रोम सी के पास पहुंच जाएंगे। साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉनों को लेकर पहुंच जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर, और कॉम्प्लेक्स 4 में पाया जाता है साइटोक्रोम ए। क्या पाया जाता है? साइटोक्रोम ए होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? साइटोक्रोम ए के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? साइटोक्रोम A3 के पास पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। साथ में आपको पता है कि मैट्रिक्स में क्या भरे हुए हैं? हाइड्रोजन। क्या भरे हुए हैं? हाइड्रोजन। तो यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बनाती है? वाटर का मॉलिक्यूल बनाती है। जब यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा होता है तभी साइटोक्रोम A3 के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी साइटोक्रोम A3 के पास में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को यूज में ले लिया जाता है और क्या बना दिया जाता है? यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया? बात कर लेते हैं हम लोग FADH की। किसकी बात कर लेते हैं? FADH की। तो वही बात है बच्चों, जैसे मैं बात करूं NADH कहां पर गया था? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के नीचे गया था। वैसे ही FADH कहां जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स सेकंड में जाएगा। आगे चलकर आपका जो FADH है वो कन्वर्ट हो जाएगा FAD में। किसमें कन्वर्ट होगा? FAD में कन्वर्ट होगा। जब आपका FADH FAD में कन्वर्ट होता है तब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जो कि आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चला जाता है। साथ में यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे आयरन सल्फेट के पास। कहां पहुंचेंगे? आयरन सल्फेट के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आयरन सल्फेट के इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यूबिक्विनोन के पास में। कहां पहुंचेंगे? यूबिक्विनोन के पास पहुंचेंगे। यूबिक्विनोन क्या करेगा कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो हाइड्रोजन होता है, क्या मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को खींचेगा, हाइड्रोजन को खींचेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये UqS2, UqS2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यूबिक्विनोन क्या करेगा? अब यहां पर इस हाइड्रोजन को उठाकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर फेंक देगा और साथ में यूबिक्विनोन के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम बी के अंदर। कहां चले जाएंगे? साइटोक्रोम बी के अंदर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1, इसके बाद में साइटोक्रोम सी के पास में, इसके बाद में साइटोक्रोम A, इसके बाद में साइटोक्रोम A3 और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वाटर को, जब वाटर बनता है, जब पानी बनता है उसके अंदर यूज में आ जाते हैं। इस तरीके से यहां पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए यहां पर जो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो किधर ज्यादा है, वो किधर कम है? मैट्रिक्स के अंदर ज्यादा है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर है? डेफिनेटली आप लोगों का आंसर रहेगा कि सर जो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है सर वह इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ज्यादा है, और सर मैट्रिक्स के अंदर सर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है। उसका रीजन ये रहेगा बच्चों कि मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि यहां पर देखिए हाइड्रोजन जगह जगह हाइड्रोजनों को मैट्रिक्स से उठाया जा रहा है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंका जा रहा है। आप लोग मुझे बताइए हाइड्रोजनों को उठाकर फेंक रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, कौन फेंक रहा है? यूबिक्विनोन। याद रहेगा, यूबिक्विनोन सिंपली मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को पकड़ता है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है कहीं ना कहीं कम हो जाती है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाती है।
यहां तक क्लियर हो गया। साथ में बात करें कि जो मैट्रिक्स का जो पार्ट होता है, यहां पर वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर बनता है, और जब भी वाटर बनता है तो हाइड्रोजन जो आयंस है उनको यूज में लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो आयन है उनकी जो कंसंट्रेशन है मैट्रिक्स वाले पार्ट में कम हो ही जाती है। ठीक है, यहां पर बात करें, देखिए बच्चों, यहां पर जगह जगह हाइड्रोजन हो गए हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा हो चुकी है, और मैट्रिक्स वाले पार्ट के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं कम है। तो ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। इसमें दो इसके कंपोनेंट है, ऊपर वाले को कहेंगे F0, नीचे वाले को कहेंगे F1। क्या कहेंगे? F1। तो ये हाइड्रोजन F0 F1 से होते हुए बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हाइड्रोजन आएगा, सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर आना शुरू कर देंगे। इस तरीके से सारे के सारे हाइड्रोजन F0 F1 से होते हुए मैट्रिक्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। जब ये हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं तब एडीपी व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तब एडीपी व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन करती है। क्या बताया? जब हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं तब एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर एटीपी सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से बच्चों ईटीसी के अंदर आप लोगों को एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहां पर आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि सर जो ईटीसी होता है इसके अंदर सर इलेक्ट्रॉनों को पकड़ा जाता है, पहले कैच किया जाता है, फेंक दिया जाता है, कैच किया जाता है, फेंक दिया जाता है। आप एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बार वापस से इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, रिकैप करूंगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक बार मैं इस टॉपिक को रिकैप कर देता हूं क्योंकि काफी गिचपिच हो गया है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए एक बार मैं इसको रिकैप कर रहा हूं, पूरा ध्यान इधर सामने रखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास में क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल ने क्या बनाया? NADH बनाया, FDH बनाया। सबसे पहले NADH कहां जाएगा? सबसे पहले NADH कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाएगा, NADH NAD में कन्वर्ट होता है। जब NADH NAD में कन्वर्ट होता है तब यहां से इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगा? हाइड्रोजन आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पहुंच जाता है, और साथ में जो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे पहले FMN के पास पहुंचते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन FES के पास पहुंचते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनॉन UQ के पास पहुंच जाते हैं। यूबीक्विनॉन के पास पहुंचने के बाद में इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनॉन मैट्रिक्स से एक हाइड्रोजन पकड़ता है और यूबीक्विनॉन कन्वर्ट हो जाता है UQS2 के अंदर। UQS2 के जो UQS2 आगे चलकर अपना जो हाइड्रोजन है उसको फेंक देता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, और इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम बी के पास, जो कि कॉम्प्लेक्स थर्ड का पार्ट है। साइटोक्रोम बी के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पहुंच जाते हैं साइटोक्रोम C1 के पास। अब हम बात कर लेते हैं FADH की। FADH के पास जो क्रेब्स साइकिल में जो FADH बना है, ये FADH कॉम्प्लेक्स सेकेंड में जाता है। आगे चलकर FADH FAD में कन्वर्ट होता है। जब FADH FAD में कन्वर्ट होता है तब यहां से वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, साथ में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन FeS आयरन सल्फेट के पास पहुंच जाएगा। आयरन सल्फेट के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहुंच जाएंगे यूबीक्विनॉन के पास पहुंचेंगे। यूबीक्विनॉन क्या करेगा? मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा UQS2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस UQS2 के अंदर जो हाइड्रोजन होता है ये पहुंच जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, और UQ के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पहुंच जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी अपने इलेक्ट्रॉनों को फेंक देगा साइटोक्रोम C1 के पास। तो कहने का मतलब है कि जो साइटोक्रोम बी है
जो साइटोक्रोम बी है इधर से भी इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है और इधर से भी इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, मतलब कि साइटोक्रोम बी जो कि कॉम्प्लेक्स थर्ड है, यह कॉम्प्लेक्स फर्स्ट व कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों से ही इलेक्ट्रॉनों को चुराता है, दोनों से ही इलेक्ट्रॉनों को लेता है। समझ में आ गया तुम? साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉनों को साइटोक्रोम C के पास भेजेगा, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A के पास, इसके बाद में A3 के पास, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन यहां पर देखिए जो कॉम्प्लेक्स 4 है यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, यह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ वह हाइड्रोजन के साथ जुड़कर वाटर का फॉर्मेशन करता है। जब वाटर बनता है तभी इलेक्ट्रॉनों को यूज में ले लिया जाता है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पाए जाते हैं बहुत सारे हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन F0 F1 से होते हुए वापस से मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। जब हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तब एडीपी व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आईपी दोनों के दोनों एटीपी सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है जो कि आप लोगों को ईटीसी में देखने को मिलता है। मैं आपको इसमें आप एक काम कीजिए, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब मैं आप लोगों को यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन कॉम्प्लेक्स के नाम आप लोगों को मैं बता देता हूं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया वैसे। देखो बच्चों, इधर आपके पास में 5 कॉम्प्लेक्स है, उनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। इधर देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को कहेंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकेंड को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहेंगे। कॉम्प्लेक्स थर्ड को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और जो कॉम्प्लेक्स जो फिफ्थ है इसे एटीपी सिंथेज कहते हैं। हो गया, तो यहां पर दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहेंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 को एटीपी सिंथेज कहते हैं। इस तरीके से आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स की जो नेम है वो पूरी तरीके से पता लग चुके हैं। और बच्चों, इस तरीके से आपका जो ईटीसी है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक नए लेक्चर में मिलेंगे, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जितना मैंने पढ़ाया है एक बार उसको एनसीईआरटी से लगा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। यदि अभी भी आप लोगों को यह टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय अदा किया।